चलो आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का जो सेकंड और थर्ड लॉ है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है। उस रिजल्ट का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके चलो तो पहले वन डायमेंशन के लिए देखते हैं। तो कोई एक बड़ा सा पाइप है। ओके उस बड़े से पाइप को आप इस तरह से कट कर दो। ओके जो बड़ा सा पाइप है उसको इस तरह से दो पार्ट में कट कर दो। अब क्या करना है, तो उसके अंदर दो बॉल तो हो गए मेरे पास। ओके टेनिस के दो बॉल तो निकल ही जाएंगे। तो पहले फर्स्ट बॉल को थ्रो कीजिए, फिर सेकंड बॉल को थ्रो कीजिए। बट जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉल से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। ओके दोनों बॉल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कोलिजन करेंगे। ओके तो थोड़े टाइम बाद फर्स्ट और सेकंड बॉल कोलिजन हो जाएगा क्योंकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी फर्स्ट बॉल से। अब यहां पे देखना है आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इंक्रीज्ड। जो पहला बॉल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके और जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी जो पहले बिफोर कोलिजन क्या था, सेकंड बॉल जो थ्रो किया उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। ओके और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कम थी। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब यहां स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। यहां हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, यानी दो टेनिस बॉल एक मास के ही हो गए। वैसे दो टेनिस बॉल को आप पसंद कीजिए। अब फर्स्ट टेनिस बॉल को आप यूए जितनी वेलोसिटी से थ्रो करवाओ और सेकंड बॉल को आप यू बी जितनी वेलोसिटी से थ्रो करवाओ। बट सेकंड बॉल की वेलोसिटी यहां पर भी क्या करनी है, ज्यादा ही रखनी है। ओके फर्स्ट बॉल से। अब थोड़े टाइम बाद वो कोलिजन करेंगे। ओके आफ्टर कोलिजन क्या देखने को मिलेगा आपको, जो पहला बॉल था उसकी वेलोसिटी जो बॉल बी है उतनी हो जाएगी और जो दूसरा बॉल था उसकी वेलोसिटी जो बॉल ए की वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी एक दूसरे की आफ्टर कोलिजन। बट कब स्पेशल केस लिया है कि मास दोनों बॉल का कैसा होना चाहिए, सेम। ओके चलो इसी को हम मैथमेटिकली समझने की ट्राई करते हैं। ओके इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बॉल ए लिया है, उसका मास कैसा है, एम है। अब यहाँ पे मास सेम नहीं लिया है क्योंकि जनरल थियरी बना रहा है इसलिए। ओके तो उस बॉल का मास कितना है, एम ए जितना है और उस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, यू ए जितनी है। चलो बॉल बी उसका मास कितना है, एम बी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू बी जितनी है। ओके तो इसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी ए से डिनोट करते हैं और दूसरे बॉल का मोमेंटम पीबी से डिनोट करते हैं। चलो कोई टी टाइम के बाद दोनों के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। क्यों, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ओके ये जो दूसरा बॉल है उसको हमने ए नाम दिया है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है बी से। सो कोई टाइम के बाद वो दोनों के बीच में कोलिजन होगा। ओके कोलिजन दिखेगा आपको। तो उसके बाद क्या दिख रहा है, तो भाई इस दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, एम ए और एम बी। जो ये बॉल है उसका मास हो गया और एम ए बॉल की वेलोसिटी वी ए हो गई और एम बी बॉल की वेलोसिटी वी बी हो गई। अब यहाँ जो मोमेंटम मिल रहा है वो पी डैश पी ए डैश है और यहाँ पी बी डैश है। कोई चेंज हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ओके तो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन।
ओके, बट जब कोलिजन होता है दोनों के बीच उतने से टाइम पीरियड के लिए, ओके, सपोज वो टी जितना टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए कैसा होने वाला है, सेम ही रहने वाला है, तब बॉल ए बी पे कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने लिख लिया एफ ए बी, और एट द सेम टाइम बॉल बी है वो भी बॉल ए पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो एफ ए बी की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लास्ट में ही पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, फोर्स प्रोड्यूस इन अ पेयर, पेयर में ही फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो बॉल ए बॉल बी पे फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, ओके, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, वैसा नहीं है कि एफ ए बी ने लगा लिया बाद में अब बी की बारी है, ओके, सो जब एफ ए बी लग रहा है साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम बॉल बी आल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल ए एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय एफ बी ए, ओके, और उस फोर्स को हमने बताया एफ बी ए, और दोनों की डायरेक्शन हमने ऑपोजिट बता दी, ओके, तो एफ ए बी की वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से लिख सकते हैं, चेंज इन अ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन, इस तरह का इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है, ओके, तो ये एफ ए बी है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी, एफ ए बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। चलो, तो कितना चेंज हुआ, एम वी ए माइनस एम यू ए डिवाइड बाय टी, ओके, एम को कॉमन निकाल लो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टी, ओके। Similarly, from the Newton's second law of motion, FBA is also as written as PF means final momentum minus initial momentum divided by T, ये इक्वेशन लिखी है। अब फाइनल मोमेंटम की जगह यह क्या लिखेंगे, एम वी बी माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह एम यू बी डिवाइड बाय टी, ओके। चलो, तो m कॉमन निकाल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, vb माइनस यूb डिवाइड बाय टी, ओके। चलो, तो नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ओके, दोनों इसको पॉजिटिव लिया तो इस फोर्स को नेगेटिव लेना होगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आएगी एफ बी ए पे। चलो, तो ये इक्वेशन रख देते, एफ ए बी की जगह ये लिख सकते हैं, एम वी ए माइनस एम यू ए डिवाइड बाई टी, ओके, तो वो लिख दिया, और एफ बी ए की जगह माइनस साइन बना दो, फिर ब्रैकेट में एफ बी ए की जगह ये लिख सकते हैं, एम वी बी माइनस एम यू बी डिवाइड बाय टी, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, टी टी कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, और माइनस साइन है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो माइनस एम वी बी माइनस माइनस प्लस एम यू बी, ओके। अब वी बी वाला टर्म साथ में कर दो, यू ए वाला यू वाले टर्म को साथ में कर दो, सो एम वी ए प्लस एम वी बी इज इक्वल टू एम यू ए प्लस एम यू बी लिख सकते हैं। दो यहां हमें क्या दिख रहा है, देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ओके। तो फाइनल मोमेंटम दोनों का पी एफ इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दोनों का पी आई, इस तरह से दिखा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ओके। इस लो को वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज unchanged or conserved by collision, okay, the total momentum of the two object is unchanged or conserved by collision, in other word इस तरह से भी लिख सकते हैं, the total momentum of an isolated system, the total momentum of an isolated system of interacting particle is conserved,
ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एक और बार देख लेते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। इंटरेक्टिंग पार्टिकल मींस ये दोनों, ओके, पार्टिकल की बात करें तब। रेडी? एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल। कई बार देखते हैं कार जा रही है, ओके, अचानक से ब्रेक लग गई, पीछे से हेवी ड्यूटी वाला ट्रक आ रहा है, अब कार के पीछे से वो कोलाइड हो गया, तो सडनली कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओके, सडनली कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओके, बट पीछे वाली बस है उसको कुछ नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए कई बार देखते हैं कि भाई आगे जब पीछे से कोई कोलाइड होता है तो आगे वाले की वेलोसिटी इसलिए बढ़ जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चलो, तो ये बात की हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।